एक समय की बात है। एक गांव में मजनू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन वह बाजार में काम की तलाश में खड़ा था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी उसे उसका दोस्त भोलू मिला। अरे मजनू, मैं तो दूसरे गांव जा रहा हूँ। यहाँ अपने गांव में आजकल काम ही नहीं मिलता। वहाँ एक बड़े जमींदार का घर बन रहा है, इसीलिए उसके यहाँ मजदूरों की जरूरत है। मजनू खुश हो गया और उसने भी भोलू के साथ जाने का फैसला किया। अच्छा, मगर पहले शीलू भाभी को तो जाकर खबर कर दो। वहाँ दूसरे गांव जाकर मजदूरी करोगे तो फिर वहाँ पर कई दिन तक रुकना भी पड़ेगा। अगर शीलू भाभी को बिना बताए गए तब वो तुम्हें खूब भड़काएंगी। याद है ना, पिछली बार तुमने गलती की थी तो उन्होंने पूरे गांव के सामने तुम्हें कितना कूटा था। अरे चुप कर भोलू, वो तो उसका प्यार जताने का तरीका है और कुछ नहीं। मैं अभी जाकर उसे बता देता हूँ। मजनू घर गया और डरते डरते शीलू को बताया। अरे शीलू, सुनती हो? हाँ, कान है तो सुनूंगी ही ना। कहिए, क्या हुआ? वो दरअसल अपने गांव के बाजार में या आसपास कुछ काम मिल ही नहीं रहा। तो वो भोलू है ना, वो मिला था। वो कह रहा था दूसरे गांव में जमींदार का घर बन रहा है, तो वहां मजदूरी का काम है। तो मैं वहां जाऊं? मुझे कुछ दिन वहां रहना भी पड़ेगा। मगर जल्दी आना, हाँ, और ज्यादा देर मत करना लौटने में। और किसी और औरत की तरफ देखना भी मत, वरना मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें भेज रही हूँ। मजनू अपना सामान लेकर निकल पड़ा। भोलू पहले ही जा चुका था, इसलिए मजनू अकेला ही सफर पर निकला। चलते चलते रात हो गई। ये भोलू भी ना थोड़ी देर रुक जाता तो मेरे साथ ही चलता। पता नहीं इसको अकेले जाने में क्या मजा आता है। अरे सफर के लिए एक साथ तो होना ही चाहिए ना। अचानक उसकी नजर एक खेत पर पड़ी। वहाँ हैरान रह गया, क्योंकि उस खेत में लगे आलू हीरे की तरह चमक रहे थे। उत्सुकता में मजनू खेत में घुस गया और जमीन में दबे चमकीले आलूओं को देखने लगा। तभी वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ गई। उसने मजनू को पकड़ लिया और डराते हुए कहा, क्यों रे, तेरी इतनी मजाल? मेरे खेत के आलू चुराने आया था? नहीं नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मुझे छोड़ दो, जाने दो। यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला, समझा? मेरे आलू चुराने का अंजाम तुझे पता नहीं। अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। मजनू ने बहुत गिड़गिड़ाया कि वह चोर नहीं है, लेकिन चुड़ैल ने उसे अपनी झोपड़ी में ले जाकर कैद कर लिया। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन मजनू घर नहीं लौटा। शीलू परेशान हो गई। जब राशन खत्म हुआ तो वहाँ बाजार गई, जहाँ उसे भोलू मिला। और शीलू भाभी, क्या हाल है आपके? अरे आप आ गए तो फिर ये क्यों नहीं आए? हाँ, मैं तो कल ही आ गया था। क्या? नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे पूछ कर गए थे। कहीं मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए घर से भाग तो नहीं गए? मजाक मत करो भोलू भैया, मैं जा रही हूँ दूसरे गांव उन्हें ढूंढने। मगर मजनू तो वहाँ आया ही नहीं था। मैंने उसे बुलाया था, मगर वो मेरे साथ नहीं गया। तो मुझे लगा कि आपने उसे मना कर दिया होगा। हाँ, ये मुमकिन है। वैसे भी बेचारा मजनू हमेशा आपसे इतना डरा हुआ रहता था। यह सुनकर शीलू के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि मजनू मुसीबत में है। शीलू और भोलू तुरंत मजनू को ढूंढने निकल पड़े। रात होते होते वे उसी चमकीले आलू के खेत के पास पहुंचे। जमीन पर पड़े चमकते आलू देखकर भोलू के मन में लालच आ गया। शीलू के मना करने के बावजूद भोलू आलू खोदकर निकालने लगा। तभी चुड़ैल वापस आ गई और उसने भोलू और शीलू को भी पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम दोनों मेरे खेत के आलू चुराने आए हो? वह उन्हें उसी झोपड़ी में ले गई जहां मजनू पहले से बंधा हुआ था। आप यहाँ? यानी इतने दिनों से आप यहाँ इस चुड़ैल के चंगुल में फंसे थे? वो तो इस भोलू भैया के चक्कर में चुड़ैल ने हम दोनों को पकड़ लिया। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, आज मैं इन जादुई आलूओं की सब्जी बनाऊंगी और तुम तीनों को भी तलकर खाऊंगी। इससे मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। चुड़ैल ने जादू से कड़ाही मंगाई और आलू पकाने लगी। तभी मजनू ने धीरे से शीलू को बताया, शीलू, इस चुड़ैल की सारी शक्ति इन आलूओं में ही है। यह इन्हें खाकर ही ताकतवर बनती है। शीलू के दिमाग में एक योजना आई। उसने अपनी छुरी से रस्सियां काटी और मजनू भोलू से कहा, तुम दोनों भागने का नाटक करो ताकि चुड़ैल का ध्यान भटक जाए। जैसे ही मजनू और भोलू बाहर की तरफ भागे, चुड़ैल उन्हें पकड़ने के लिए झोपड़ी से बाहर निकली। मौका देखते ही
शीलू ने चुड़ैल की बनाई हुई सारी जादुई आलू की सब्जी फटाफट खा ली। आलू की सब्जी खाते ही शीलू के अंदर अद्भुत शक्ति आ गई। जब चुड़ैल मजनू और भोलू को पकड़कर वापस लाई तो उसने शीलू को मारने की कोशिश की, लेकिन अब शीलू साधारण औरत नहीं रही थी। उसने अपनी नई शक्ति से चुड़ैल को हवा में उठाया और दूर फेंक दिया। चुड़ैल हार गई और शीलू ने अपनी सूझबूझ और ताकत से अपने पति और भोलू की जान बचा ली। तीनों खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आए। सीख: लालच बुरी बला है और मुसीबत के समय हिम्मत और दिमाग से काम लेना चाहिए। एक समय की बात है, दशरथपुर में पिछले 2 महीनों में गांव से 7 लोग गायब हो चुके थे। न कोई लाश मिली, न कोई खबर। बस रात को एक चीख सुनाई देती और सुबह किसी न किसी घर का सदस्य लापता मिलता। एक दिन विक्रम, जो शहर में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था, अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर दशरथपुर लौटा था। वह एक तार्किक और निडर युवक था। जब उसने गांव का यह हाल देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। अरे काका, यह 21वीं सदी है। भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। विक्रम ने अपने पड़ोसी रामदीन काका से कहा। रामदीन काका ने कांपते हाथों से अपनी हुक्का पकड़ी और धीमी आवाज में बोले, बेटा विक्रम, शहर की पढ़ाई यहां काम नहीं आती। वह पेड़, वह साधारण पेड़ नहीं है, उसमें उसका वास है। जो भी उधर गया वापस नहीं आया। सूरज ढलने के बाद उस पेड़ की परछाई भी अगर तुम पर पड़ गई तो समझो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रम ने उनकी बातों को वहम मानकर टाल दिया, लेकिन उस रात उसे वहम और हकीकत का फर्क समझ आने वाला था। पहली डरावनी रात विक्रम अपने घर की छत पर टहल रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक हवा में अजीब सी दुर्गंध फैल गई, जैसे सड़ा हुआ मांस और जलती हुई लकड़ी की गंध। कुत्तों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। तभी उसे गांव के पश्चिमी छोर से, उसी बरगद के पेड़ की दिशा से किसी के घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। छम छम छम। आवाज बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट थी। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च उठाई और नीचे उतरा। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, बाहर मत जा, आज अमावस है। वह आज सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन विक्रम सच जानना चाहता था। वह टॉर्च लेकर गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह उस बरगद के पेड़ के करीब पहुंच रहा था, तापमान गिरता जा रहा था। पेड़ अपनी विशाल जटाओं के साथ एक दानव जैसा खड़ा था। उसकी जटाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो किसी को जकड़ने के लिए तैयार हों। पेड़ के नीचे पहुंचते ही टॉर्च बुझ गई। विक्रम ने उसे थपथपाया, लेकिन वह नहीं जली। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तुम आ गए, मुझे भूख लगी है। विक्रम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसका खून जम गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उल्टा लटकी हुई एक आकृति थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वह चुड़ैल थी। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख गया था। चुड़ैल ने एक लंबी खौफनाक हंसी हंसी और पेड़ से नीचे छलांग लगा दी। विक्रम अपनी जान बचाने के लिए भागा। वह इतनी तेज भागा जितना वह जिंदगी में कभी नहीं भागा था। पीछे से उसे भारी कदमों और भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। वह हाँफते हुए अपने घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात वह कांपता रहा। उसे यकीन हो गया कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। दशरथपुर सच में एक मुसीबत में था। रहस्य का पता लगाना अगली सुबह विक्रम ने गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी शास्त्री जी के पास जाने का फैसला किया। शास्त्री जी ने विक्रम की हालत देखकर समझ लिया कि उसने क्या देखा है। वह रक्त पिशाचिनी है विक्रम, शास्त्री जी ने बताया। 50 साल पहले इस गांव में एक औरत को डायन बताकर उसी पेड़ पर जिंदा जला दिया गया था। वह बेकसूर थी, लेकिन गांव के जमींदार ने अपनी हवस पूरी न होने पर उसे बदनाम कर दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वह इस गांव के हर वंश को खत्म कर देगी। वह उसी पेड़ में बस गई है। वह लोगों को मारकर उनकी आत्मा को उस पेड़ में कैद कर लेती है, जिससे उसकी ताकत बढ़ती जाती है। विक्रम ने पूछा, तो इसका अंत कैसे होगा? क्या हम सब मारे जाएंगे? शास्त्री जी ने एक पुरानी किताब खोली और बोले, एक रास्ता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है।
उस पेड़ की जड़ों के नीचे उसकी अस्थियां दबी हैं जो अधजली रह गई थी। अगर हम उन अस्थियों को निकालकर पवित्र अग्नि में जला दें तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन यह काम हमें आज रात ही करना होगा, क्योंकि कल पूर्ण ग्रहण है। अगर कल तक वह नहीं मरी तो वह अमर हो जाएगी और पूरा दशरथपुर श्मशान बन जाएगा। अंतिम युद्ध की तैयारी विक्रम जानता था कि यह काम अकेले नहीं हो सकता। उसने अपने 2 जिगरी दोस्तों मोंटी और सुरेश को तैयार किया। पहले तो वे डर गए, लेकिन गांव को बचाने के लिए वे तैयार हो गए। शास्त्री जी ने उन्हें रक्षा सूत्र, धागा दिया और कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित जल, गंगा जल और एक खास मशाल दी। याद रखना, वह तुम्हें डराएगी, तुम्हारे अपनों की आवाज निकालेगी, तुम्हें भ्रमित करेगी, लेकिन तुम रुकना मत। अगर तुम डरे तो तुम मरे। रात के 11 बज चुके थे। विक्रम, मोंटी, सुरेश और शास्त्री जी मशालें और कुदाल फावड़े लेकर उस भूतिया पेड़ की ओर बढ़े। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी अपनी सांसें भी शोर मचा रही थीं। जैसे ही वे पेड़ के घेरे में पहुंचे, हवा तेज हो गई। धूल का बवंडर उठने लगा। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और उनमें से एक भयानक चीख गूंजी, वापस जाओ वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। विक्रम ने चिल्लाया, हम तुझे खत्म करके ही जाएंगे। तभी पेड़ की जटाओं ने सांपों की तरह हमला कर दिया। सुरेश का पैर एक जटा ने जकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। सुरेश चीखने लगा। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी से जटा को काट दिया। सुरेश नीचे गिरा, लेकिन वह बहुत डर गया था। शास्त्री जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। मंत्रों की आवाज से चुड़ैल को तकलीफ होने लगी। वह पेड़ से बाहर निकल आई। उसका रूप अब और भी विकराल था। उसका चेहरा सड़ा गला था और मुंह से खून टपक रहा था। खोदो, जड़ों के पास खोदो। शास्त्री जी चिल्लाए। विक्रम और मोंटी ने पेड़ के तने के पास खुदाई शुरू की। चुड़ैल ने उन पर पत्थरों और सूखी लकड़ियों की बारिश कर दी। विक्रम के सिर पर चोट लगी, खून बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसे पता था कि अगर आज रुके तो कल कोई सवेरा नहीं देख पाएगा। तभी मोंटी चिल्लाया, मिल गया, यहाँ कुछ है। मिट्टी के नीचे एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक था। जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हवा में उड़ती हुई सीधे विक्रम की ओर झपटी। विक्रम, हट जाओ। शास्त्री जी ने अपनी माला फेंकी जो चुड़ैल से टकराई और चिंगारी उठी। चुड़ैल कुछ पल के लिए पीछे हट गई। विक्रम ने संदूक खोला। उसके अंदर कुछ जले हुए कपड़े और हड्डियां थीं। आग लगाओ विक्रम, जल्दी। शास्त्री जी की आवाज गूंजी। विक्रम ने मशाल उठाई। चुड़ैल अब गिड़गिड़ाने लगी। उसने विक्रम की मरी हुई मां की आवाज निकाली, बेटा मत कर, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। एक पल के लिए विक्रम का हाथ कांप गया। वह भ्रमित हो गया। उसे लगा कि सच में उसकी मां सामने खड़ी है। शास्त्री जी चिल्लाए, ये छलावा है विक्रम, ये तेरी मां नहीं, ये शैतान है, जला दे इसे। विक्रम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, अपना दिल मजबूत किया और मशाल को हड्डियों पर फेंक दिया। साथ ही शास्त्री जी ने पवित्र तेल छिड़क दिया। चुड़ैल का अंत जैसे ही आग ने हड्डियों को पकड़ा, एक ऐसी गगनभेदी चीख गूंजी कि पूरा दशरथपुर हिल गया। पेड़ से काला धुआं निकलने लगा। वह चुड़ैल आग की लपटों में घिर गई। उसका शरीर पिघलने लगा। वह तड़प रही थी, चीख रही थी। धीरे धीरे वह विशाल बरगद का पेड़ भी सूखने लगा। उसके हरे पत्ते काले पड़कर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ के अंदर से सैकड़ों आत्माएं आजाद हो रही हों। हवा में एक हल्की रोशनी दिखाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आग बुझ चुकी थी, हड्डियां राख बन चुकी थीं और वह खौफनाक चुड़ैल हमेशा के लिए मिट चुकी थी। नई सुबह, अगली सुबह जब सूरज उगा तो दशरथपुर की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। वह भारीपन, वह डर का माहौल खत्म हो चुका था।